हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। उम्मीद है बेहतर होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जंतुओं में पोषण। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पौधे में किस प्रकार से पोषण पाया जाता है, और आज देखेंगे जंतुओं में पोषण। ठीक है, तो कुछ पिछली वीडियो के कुछ पॉइंट्स थे जो कि मिस हो गए थे, मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूँ। पौधे में मैंने बताया था कि पौधे में जो पोषण पाया जाता है वो सारा का सारा प्रोसेस बता दिया था। मैं एक चीज़ बताना भूल गया था रंध्र के बारे में, कि पौधा जो होता है, पौधा का जो पत्ती होता है, पत्तियों के ऊपर पाया जाता है छोटा छोटा छिद्र, और इन छिद्रों को ही क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। और इन्हीं छिद्रों के माध्यम से क्या होता है, पौधा वायुमंडलीय गैसों का आदान प्रदान करते हैं, और उनमें जो वेस्ट जल बचते हैं इन्हीं रंध्रों के द्वारा वायुमंडल में एक्सक्रिएट कर दिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो रंध्र होता है, ये इसका खुलना और बंद होना कहीं ना कहीं पौधे का जो रंध्र है उसके द्वार कोशिकाओं के स्फीति के ऊपर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, कंपटीशन के एग्जामिनेशन में भी पूछा है कि रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो याद रखना है, रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं के स्फीति पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया, ये चीज़ मैंने नहीं बताया था। एक चीज़ और, पौधा जो अपना भोजन का अधिकतर भाग प्राप्त करता है वो किससे करता है, तो पौधा अपने भोजन का अधिकतर भाग प्राप्त करता है जल के द्वारा। किसके माध्यम से, जल के माध्यम से, याद रखिएगा। चलिए आज का वीडियो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है जंतु में पोषण। लेकिन यदि आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। बात कर लें जंतु में पोषण का, तो देखिए जंतु को अगर हम डिवाइड करें तो दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक वैसे जंतु जो कि निम्न श्रेणी के होते हैं। निम्न श्रेणी मीन्स हम कह सकते हैं एक कोशिकीय छोटे जीव, और एक वैसे जीव जो कि उच्च श्रेणी में आते हैं, जैसे कि हम लोग। ऐसे समझ लो आप, निम्न श्रेणी के जीव वैसे जीवों को कहा जाता है जिनका शारीरिक संगठन निम्न हो, सरल हो। ठीक है, लेकिन उच्च श्रेणी का जीव किसे कहेंगे, जिनका शारीरिक संगठन क्या हो, जटिल हो, तो उन जीवों को उच्च श्रेणी का जीव कहा जाता है। तो दो प्रकार के जीव यहाँ पर मिल गए। तो जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं, इनमें जो पोषण पाया जाता है वो शरीर के सतह के द्वारा ही कहीं ना कहीं दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। चूँकि मैंने पहले ही बताया जंतु परपोषी होते हैं, तो ये दूसरे जीव से प्राप्त करेंगे। तो यह क्या करेंगे, शरीर के सतह से दूसरे जीव के शरीर में चिपक करके उनसे क्या कर लेंगे, पोषण को प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो निम्न श्रेणी के जीवों में क्या होता है, पोषण शरीर के सतह के द्वारा विसरण क्रिया से होता है। अब विसरण क्या होता है, विसरण का मतलब होता है किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना। अगर कोई पदार्थ उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करता है तो इसे हम कहते हैं विसरण। ठीक है, तो जब जंतु भूखा होता है, किसी दूसरे जीव के शरीर के संपर्क में आता है, तो उनसे जो भी फूड पार्टिकल्स होंगे वो अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो निम्न श्रेणी के जंतुओं में जो पोषण होता है वह शरीर के सतह से विसरण क्रिया के द्वारा होता है। जैसे हम बात कर लें कुछ ऐसे जीव, अमीबा है, इनमें प्राणी संपोषण पाई जाती है, जटिल प्रकार का भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अमीबा के बारे में बात कर लें तो अमीबा कहाँ पाया जाता है, मृदु जल में पाया जाता है। इनके शरीर का संरचना की बात कर लें तो इसके शरीर की कोई संरचना फिक्स नहीं होती, ये अपना शरीर का आकार लगातार बदलते रहता है, और ये सिंगल सेल का बना होता है, यानी कि एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी संपोषी मृदु जलीय जीव है। इनमें जो पोषण होता है, इनके 3 चरण होते हैं। एक तो ये भोजन खाएगा, एक पचाएगा और एक उत्सर्जित करेगा। क्या क्या करेगा, खाएगा, पचाएगा, उत्सर्जित करेगा। इसी को टेक्निकल भाषा में बोलते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण। क्या, अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। मैंने पहले ही बताया कि इसके शरीर का जो संरचना होता है वो फिक्स नहीं होता है, बदलते रहता है कूटपाद के कारण, और यही कूटपाद जो होता है इनके चलने में भी सहायक होता है, भोजन को प्रकरने में भी सहायक होता है, और उसके शरीर में जो भी उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं उसके बाहर निष्कासन में भी सहायक होता है। यानी कूटपाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। पौधे का प्रचलन अंग क्या है, कूटपाद। अंतर्ग्रहण करने के लिए भी उसमें कोई विशेष अंग नहीं होता, कूटपाद के माध्यम से ही करता है। ठीक है, जब इसके सामने भोजन के कण आते हैं तो अमीबा का जो कूटपाद होता है वह भोजन को चारों तरफ से क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, और जहाँ पर भोजन के कण जाएंगे वहाँ पर भोजन राजधानी का निर्माण होगा, और भोजन राजधानी का निर्माण होने की वजह से वहाँ पर भोजन का पाचन होगा और वो पच जाएगा, और जो अपचा भोजन होगा फिर से जैसे वो कवर किया था वो क्या होगा, कवरिंग धीरे धीरे हटना चालू होगा, और जो अपशिष्ट पदार्थ बना वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और फिर से ये कवर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अमीबा में पोषण पाया जाता है। एक और जीव है पैरामीशियम। ये भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसके शरीर का संरचना फिक्स होता है, और इसके शरीर का संरचना होता है कैसा है, चप्पल के जैसा। आप लोग स्लीपर पहनते हो ना,
वही चप्पल के जैसा होता है इसका संरचना। तो पूछा जाता है वह कौन सा जीव है जिसके शरीर का संरचना चप्पल के जैसा होता है, तो याद रखिएगा पैरामीशियम में जो है वो चप्पल के जैसा होता है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है और ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। यदि आप एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं या फिर अपने शरीर के बारे में भी जानने का हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो चलिए देखते हैं। जंतुओं में पोषण की बात कर लें तो सबसे पहले मैंने निम्न श्रेणी का बताया। अब बात करते हैं उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं उनमें किस प्रकार से पोषण पाया जाता है। तो देखो जनरली उच्च श्रेणी के जीवों में जो पोषण पाया जाता है उसके लिए इसके शरीर में बहुत सारे अलग अलग अंग पाए जाते हैं, ठीक है। और उन सभी अंगों को जिनसे भोजन शरीर के अंदर जाता है ना, उन सभी अंगों को कहा जाता है आहार नाल। क्या कहा जाता है? आहार नाल। यानी कि मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए विशेष अंग होता है और इन अंगों को क्या कहेंगे? आहार नाल कहेंगे, ठीक है। मैंने क्या कहा? मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतु, मैंने यहाँ पर दोनों वर्ड का है, गौर कीजिएगा। मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जीवों में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होता है और इन सभी अंगों को क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है, ठीक है। और इन्हीं के माध्यम से भोजन क्या करता है? शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। अब आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से अंग आ गए, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले जब आप भोजन ग्रहण करते हो तो रखते कहाँ? मुख में रखते हो ना, तो मुख क्या हो जाएगा? आहार नाल का पहला भाग हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है, आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है। आहार नाल का पहला भाग कौन है? मुख से होती है। भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होती है? मुख से होती है। यानी आहार नाल का पहला भाग कौन सा? मुख। मुख के बाद जब भोजन निकलते हो तो ऐसे आता है, यहाँ पर ग्रसनी हो गया, ये ग्रास नली हो गया। नीचे आओगे तो तुम्हारा पाया जाएगा अमाशय। अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद रेक्टम जिसको हिंदी में कहते हैं मलाशय, और उसके बाद मल द्वार, ठीक है। मैंने क्या क्या कहा? ध्यान से सुनना। आहार नाल के जो भाग हैं उनमें सबसे पहला भाग हो गया आपका मुख गुहा, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, और उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मल द्वार। तो इन सभी से भोजन गुजरता है। अब आप कहोगे कि आपने तो यहाँ पर न यकृत के बारे में बताया, ना ही अग्न्याशय के बारे में बताया, है ना, ना ही पित्त ग्रंथि के बारे में बताया, तो क्या ये सब पाचन में सहायक नहीं है? बेशक पाचन में सहायक है, लेकिन ये आहार नाल का भाग नहीं है, ये पाचन तंत्र का भाग है। आहार नाल का सीधा सा मतलब होता है जिस नली से आहार जाता हो, ठीक है। लेकिन मैंने जब भी कहा यकृत, पित्त ग्रंथि जिसको पित्ताशय कहते हैं, और कौन सा एक अग्न्याशय, इनमें भोजन जाता ही नहीं है। समझ रहे हो ना, लीवर वगैरह में भोजन जाता ही नहीं है, लेकिन यह भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो मैंने क्या कहा? पाचन में सहायक होता है, मीन्स आहार नाल और साथ साथ ये पाचक ग्रंथियाँ जो भोजन के पाचन में सहायक होती है, इन सभी को सम्मिलित रूप से कहते हैं पाचन तंत्र। समझ में आया मैंने क्या कहा? कि आहार नाल, पाचक ग्रंथियाँ और पाचन क्रिया मिलकर के क्या बनाएगा? पाचन तंत्र बनाएगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि पाचन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे पाचन तंत्र में आहार नाल भी आ जाएगा और ग्रंथियाँ भी आ जाएगा। तो मुख हो गया जहाँ से पाचन शुरू होता है, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आपका आ जाएगा अग्न्याशय, फिर आ जाएगा आपका लीवर, फिर आ जाएगा आपका पित्ताशय, फिर आ जाएगा आपका छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। तो ये सारा का सारा आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो बात करते हैं आहार नाल का पहला भाग मुख के बारे में। तो देखो मुख में आपको दो संरचना देखने को मिलेगा, एक तो दांत और एक जीभ। याद रखना आहार नाल का पहला भाग कौन है? मुख। तो मुख से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जीभ के बारे में। तो जीभ जो होता है स्वाद दिलाने का काम करता है और भोजन को लारने में मदद करता है। जब हम लोग भोजन को मुख गुहा में रखते हैं तो क्या होता है? भोजन को लारने के लिए जीभ का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और साथ साथ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस जीभ का ये है कि ये हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्रियों के स्वाद का आभास दिलाता है। यानी मीठा अगर मिठाई लगता है तो किसके वजह से? जीभ के वजह से। तीता अगर मिर्च लगता है तो किसके वजह से? जीभ के वजह से। खट्टा यदि नींबू लगता है तो किसके वजह से? जीभ के वजह से। मीन्स जिस भी प्रकार के स्वादों का हमें आभास होता है वह किनके वजह से?
जीभ के वजह से नहीं, जीभ के ऊपर पाए जाने वाले स्वाद कलियों के वजह से, क्योंकि जीभ के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, अंकुर पाए जाते हैं। अंगूर नहीं, ग्रेप्स नहीं, अंकुर। इन अंकुर के वजह से ही, इन छोटे छोटे कलियों के वजह से ही हमें स्वाद का पता चलता है। ठीक है। अब अगर मान लो कि जैसे देखो, अगर ये जीभ है, ठीक है, जीभ का ये आगे वाला पार्ट, जैसे निकालते हो ना, तो ये ऐसे मान लो, ठीक है। तो देखो अगर बात करोगे तो यहाँ पर एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये और एक बीच वाला पार्ट। तो देखो टॉप से देखो, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो 3 चीज़ें तुमको नज़र आ रही होंगी। तो कौन सा भाग किस प्रकार के स्वाद का आभास दिलाता है उसके बारे में बात कर लें। तो सबसे टॉप से आ जाओ। तो सबसे ऊपर जो होता है वह कौन सा भाग का स्वाद दिलाता है, तो आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, आपने गाना सुना होगा, हुई आँख नम का, सुना है गाना? साथी मूवी का गाना है, जिस मूवी में गाना है ज़िंदगी की तलाश में करके, है ना। तो आँख से याद रखोगे, आँख नम, तो ख खट्टा, न नमकीन, म मीठा। ठीक है, तो खट्टा हो गया, नमकीन हो गया, और सबसे जो सामने वाला भाग होता है उससे किस प्रकार का स्वाद का आभास होता है? मीठा स्वाद का आभास होता है। तो ये तो हो गया जीभ के बारे में। अब बात करते हैं दांत के बारे में। तो दांत की बात कर लें तो जनरली जो वयस्क मनुष्य होते हैं, इनके मुख गुहा में 32 दांत होते हैं, और दांत के प्रकार कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? कर्तनक, भेदक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। कर्तनक जो होता है भोजन को काटने में मदद करता है, भेदक जो होता है वो भोजन को भेदने या चीरने फाड़ने में मदद करता है, चवर्णक और अग्रचवर्णक भोजन को पीसने में मदद करता है। ठीक है, और दांत किसका बना होता है? कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि दांत किसका बना होता है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है। क्लियर हो गया? मैंने सभी दांतों के नाम बता दिए, सभी दांतों का क्या क्या कार्य है वो बता दिया, और दांत किसका बना होता है वो बता दिया। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो दांत का जो ऊपरी सतह होता है उसको कहा जाता है एनामेल, जिसकी वजह से दांत वाइट नज़र आता है। और ये जो एनामेल है ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत तत्व है। कई बार कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा गया है, हमारे शरीर का सबसे मजबूत तत्व कौन है? दांत, सॉरी एनामेल। ठीक है, एनामेल कहाँ पाया जाता है? दांतों के ऊपर पाया जाता है। अब अगर मान लो कि आप खाना खाते हो, दांतों को अच्छी तरीके से साफ़ नहीं करते हो, तो वो सभी का सभी जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो दांतों के ऊपर चिपके रह जाते हैं, जिनमें होता है कार्बोहाइड्रेट वगैरह। तो इन पर क्या करता है, अगर तुम इसको साफ़ नहीं करोगे तो ये दांतों के साथ चिपके हुए रह जाएंगे और बैक्टीरिया इस पर आक्रमण करेंगे और एसिड का निर्माण करेंगे। और इन एसिड के निर्माण होने की वजह से क्या होगा? दांत का जो ऊपरी परत होगा वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा और क्षतिग्रस्त हो जाएगा, और इसी को कहा जाता है दंत अस्थिक्षय। यानी कि जब भी आप कोई मीठी चीज़ या कोई भी खाद्य सामग्री खाते हो और उसको अच्छी तरीके से साफ़ नहीं करोगे तो उस पर बैक्टीरिया आक्रमण करके एसिड का निर्माण कर देगा, जिसके वजह से दांत का ऊपरी परत एनामेल क्षतिग्रस्त हो जाएगा और दांत टूटना चालू हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? दंत अस्थिक्षय बोलते हैं। तो यह तो हो गया मुख की बात। अब बात करते हैं मुख के बाद जो अंग पाया जाता है आहार नाल का, उसे कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनी में 2 छिद्र होता है, एक निगल द्वार और एक कंठ द्वार। निगल द्वार वो संरचना होता है जो भोजन को निगलने में मदद करता है, और कंठ द्वार वो संरचना होता है जो सांस लेने में मदद करता है। ठीक है, तो कंठ द्वार पर ही एक पट्टी पाई जाती है जिस पट्टी को कहा जाता है एपिग्लोटिस, और ये पट्टी भोजन को निगल द्वार में कंठ द्वार में जाने से रोकता है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो भोजन कंठ द्वार में चले जाएगा तो फिर सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएंगी, है कि नहीं। तो इसीलिए वो क्या करता है, कंठ द्वार में भोजन को आने से रोकता है। कौन? एपिग्लोटिस, और कंठ द्वार पर ही ये पट्टी पाई जाती है। ओके, अब जब इसके नीचे आओगे तो संरचना है आहार नाल का, उसे कहा जाता है ग्रास नली, जो कि ये वाला पार्ट तुम्हारा ग्रास नली का पार्ट है। ये जो होता है उपास्थि का बना होता है, राउंडेड होता है, उपास्थि का बना होता है। और आपको पता है कि उपास्थि जो होता है वो चिपक सकता है कि नहीं, यानी मूवेबल टाइप का होता है। और जैसे बोतल होता है ना, बोतल को चिपका देते तो वो चिपक जाता है, उसी प्रकार से ये होता है। जब कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो वो इसका ये जो होता है उपास्थि का बना हुआ हड्डी वो चिपक जाता है, जिसके वजह से सांस लेने में परेशानी होती है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो होता क्या है कि जो ये जो आपका
ग्रास नली है, जैसे ही आप भोजन को निगलते हो तो इसमें ग्रास नली में संकुचन और शिथिलन होता है, यानी जहाँ पर भोजन के कण आते हैं वहाँ पर फैलाव होता है और उसके बाद जहाँ से भोजन गुजर गया वहाँ पर सिकुड़ाव होता है। तो फैलने और सिकुड़ने की वजह से ही भोजन क्या होता है, नीचे की ओर आता है। तो इस फैलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्रमाकुंचन, यानी क्रमाकुंचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, ग्रास नली में होती है और इसी की वजह से भोजन नीचे की ओर जाता है आमाशय में। ठीक है, तो पूछेगा कि क्रमाकुंचन किसे कहते हैं, तो ग्रास नली के दीवार में होने वाले तरंग के तरह संकुचन और शिथिलन को ही क्या कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। ठीक है, तो इतना मैंने इस वीडियो में बताया है और आगे जो भी बचता है आमाशय वगैरह वो उसको हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो के लिए धन्यवाद।